नमस्कार, महीना की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज हम बात करने वाले हैं एफपीआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारतीय बाजारों में लगातार हो रही बिकवाली की। लोकसभा चुनाव की 7 चरणों में होने वाली वोटिंग का सिलसिला 19 अप्रैल को शुरू हुआ और उसी के साथ ही शुरू हो गया था विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआईज की बेरुखी का सिलसिला भी। हालांकि बीते कुछ दिनों में विदेशियों की बिकवाली थमी है, पर फिर भी मई में अब तक उनकी ओर से 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे जा चुके हैं। अप्रैल के आंकड़ों को भी मिला लें तो ये बिकवाली का आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। गौर करने वाली बात यह है कि बाजार से तो एफपीआईज की बेरुखी को केवल 2 महीने के आसपास का समय हुआ है, पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से तो विदेशियों का नाता पूरे साल का है। यानी 2024 के पहले 5 महीनों में उन्होंने इस सेक्टर में लगातार बिकवाली की है। एनएसडीएल के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक एफपीआईज इस सेक्टर में $6.5 अरब से ज्यादा या करीब 55,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एफपीआईज की ओर से बिकवाली का यह आंकड़ा इस साल अब तक हुई कुल बिकवाली से 2.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि 2024 में अब तक विदेशियों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। अप्रैल 15 से मई 15 के दौरान विदेशियों की बिकवाली काफी तेज हुई है। इस दौरान करीब $5.25 अरब या 39,000 करोड़ रुपए के शेयर उनकी ओर से बेचे गए हैं। तो आखिर भारतीय बाजारों से एफपीआईज की बेरुखी की वजह क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एफपीआईज इतनी बिकवाली क्यों कर रहे हैं? ये बिकवाली कब तक जारी रहेगी और अब रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मास्टर कैपिटल सर्विसेज के एवीपी रिसर्च एंड एडवाइजरी विष्णुकांत उपाध्याय जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। गुड इवनिंग संदीप जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि आपने कहा कि 55,000 करोड़ की सेलिंग इन शुरुआती 5 महीनों में हम देख चुके हैं एफपीआई के द्वारा। ये लगभग $6.6 बिलियन के आसपास की सेलिंग है, जो कि रिसेंटली एनएसडीएल की डेटा ने रिवील किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लगातार ये जो बिकवाली हो रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो हाँ सर, मुझे इनफैक्ट मेरा पहला सवाल सर आपसे यही था कि इतनी बेरुखी क्यों है सर, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मुझे सर इसी का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे डिस्कशन को बढ़ाता हूँ। संदीप जी देखिए, सबसे बड़ी बेरुखी इसके पीछे ये है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई की जिस तरीके से टाइटनिंग इस सेक्टर के ऊपर हो रही है, उससे लग रहा है कि उनकी जो फंड कॉस्ट है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन्स है इस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों के, वो डिक्रीज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जिसको कि लेके कि हमारे जो पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लगातार बिकवाली देखने को मिली है। और इसकी शुरुआत हुई थी, आप लास्ट ईयर दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब बजाज फाइनेंस के ऊपर क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस को लेकर रोक लगाई थी। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर भी रोक लगाई थी इश्यूएंस के, क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंस को लेके। फिर आरईसी पीएफसी जैसी कंपनियों के ऊपर डिस्कस किया गया था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेके। उसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग को लेके आरबीआई के काफी सारे मेजर्स आए थे। तो ये जितनी भी टाइटनिंग हो रही है, इनसे एक तरीके से ये रिवील हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो मेजर्स हैं ये लगातार कंटिन्यू अनअम्पेयर रहेंगे, जिसके चलते जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लगातार इस सेक्टर में बिकवाली बनी हुई है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि एक सेक्टर रोटेशन होता है। जब भी अभी आपको लगता है कि ये देखिए, ये जो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है, ये एफपीआई का काफी क्लोज रहा है। ये इट्स अ वेरी डार्लिंग सेक्टर फॉर द एफपीआई, ये सभी लोगों को पता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब किसी स्टॉक से मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, तो उस केस में आप सेक्टर रोटेशन करते हैं। तो मुझे लगता है कि एफबीआई को लगता है कि इट इज अ राइट टाइम फॉर द सेक्टर रोटेशन। तो उनका जो पैसा है दूसरे सेक्टर्स की तरफ, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, इन सेक्टर की तरफ मुझे लगता है कि उनका फंड जा रहा है। ये भी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है एफपीआई के ऑफलोडिंग का। तीसरा रीजन है, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में इलेक्शंस के आउटकम्स आने हैं। और इतना बड़ा जब मार्केट में आउटकम आने वाला होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हद तक तो लिक्विडिटी मार्केट में आती है। तो ये एक तीसरा रीजन हो सकता है। चौथा रीजन है, जिस तरीके से यूएस की फेडरल अथॉरिटीज डिले पे डिले कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट कट को लेके। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपकी जो कॉस्टिंग होती है, लोन कॉस्टिंग होती है, जब भी आपके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं लोन कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। और इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होते हैं तो लोन कॉस्टिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके चलते लोन का जो डिसबर्समेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये जो डिले हो रहा है पिछले काफी टाइम से, इंडिया में भी डिले हो रहा है, यूएस में भी डिले हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट भी इस सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है।
बट सर आप एक ये सर ये जो आप सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे थे, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जो वेटेज है पूरा इनका 2023 की शुरुआत में इस सेक्टर में करीब 8% के आसपास का था, जो अब घटकर 4% के आसपास आ चुका है। 12 महीने का औसत भी देखें तो करीब 6% के आसपास का है, जो दर्शाता है कि उनकी जो पोजीशन है वो लगातार इसमें कम हो रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं सर, इतनी तीव्र बिकवाली क्यों हो रही है उनकी ओर से? संदीप जी, जैसा कि मैंने अभी कोट किया कि यही रीजंस है, इसका जो मेन रीजन है वो मुझे यही नजर आता है कि आरबीआई की जिस तरीके से टाइटनिंग सेक्टर को लेके हो रही है, और उनको लगता है कि अभी ये सेक्टर कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं कर सकते, तो वो जो है ये सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं। उनको जो अभी नियर टर्म में डार्लिंग सेक्टर लगते हैं, जो कि मुझे लगता है एफएमसीजी हो सकता है, कैपिटल गुड्स हो सकता है, इनकी तरफ आंकड़े जो अभी आने वाले रिलीज होंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर कि इन सेक्टर्स में जो एफपीआई की जो बाइंग है वो एक तीव्र गति से निकल आएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाकी सेक्टर्स में पैसा जा रहा है, चर्निंग हो रही है, लेकिन इस सेक्टर की यस। हम बात करें, खासतौर पे अगर बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करें, तो यहाँ पे बिकवाली कब तक जारी रह सकती है? क्योंकि उनका वेटेज हम देख रहे हैं कि 2023 की शुरुआत से आधा हो चुका है, और 15 मई तक की जो फोर्टनाइट है उसके आंकड़े भी बताते हैं कि एफपीआई का जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो टोटल वेटेज है वो घटकर मल्टी ईयर लो पर पहुंच चुका है। तो कब तक ये बिकवाली जारी रह सकती है सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तो हम नहीं दे सकते कि उस पर्टिकुलर टाइमलाइन तक ये बिकवाली जारी रहेगी, पर डेफिनेटली आरबीआई जिस तरीके से अपने मेजर्स को अडॉप्ट कर रहा है, जिस तरीके से कोई भी कंटिजेंसीज नहीं हो आने वाले फ्यूचर में, कोई भी बैंक ना हो या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल स्कैंडल कोई डेवलप ना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो बिकवाली है ये कहीं ना कहीं हद तक थोड़ी सी अभी कंटिन्यू रह सकती है। बट हमको बहुत ज्यादा फियर रहने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेस्पाइट दिस सेलिंग फ्रॉम द एपीआई, हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन की भी आप बात करें तो निफ्टी का जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यदि ये बिकवाली लगातार मार्केट में जारी भी रहती है, और वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये बिकवाली है जो बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। सितंबर तक हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि सितंबर में क्या है कि यूएस की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है उसकी तरफ से कहीं ना कहीं एक क्लूज हमको मालूम रहेंगे कि यूएस की जो फेडरल अथॉरिटीज हैं वो इंटरेस्ट रेट कम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि जहां भी ये एक स्टार्ट हो जाएगा कि यूएस की मॉनेटरी अथॉरिटीज अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जहां तक की सवाल है कि ये सेलिंग कब तक जारी रहेगी, तो हमको एटलीस्ट सितंबर तक का वेट करना चाहिए फॉर मोर क्लैरिटी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो यूएस का फेड है वहाँ पे कब ब्याज दरों में कटौती शुरू होती है, उस हद तक हम मान सकते हैं कि एफपीआई की जो बिकवाली है वो वहाँ तक जारी रह सकती है। यानी कि इसका जो कारण है वो ज़्यादा करके ग्लोबल है, घरेलू नहीं है। क्या ग्लोबल मार्केट, घरेलू मार्केट में भी कोई चिंता आपको नजर आती है? क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें FY24 में, अगर हम बैंकों का कुल मुनाफा देखें जो पिछले साल 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का था, वो 40% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के भी पार पहुंचता हुआ दिखा है। तो घरेलू सेक्टर में, घरेलू बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कोई चिंता आपको नजर आती है, केवल ग्लोबल इश्यूज ही हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर की बात करें या फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न्स अभी फिलहाल नहीं है। ये जो लिंगर ऑन, ये जो इम्पैक्ट है यूएस फेडरल अथॉरिटीज का, मॉनेटरी अथॉरिटीज का इंटरेस्ट रेट्स को लेके, यही एक थोड़ा सा कंसर्न है। जब ये डस्ट क्लियर हो जाएगी कि वहां की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं अपने इंटरेस्ट रेट को कब डिक्रीज कर रही हैं, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम जो है वो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल स्टॉक्स का काफी अच्छा होने वाला है। चलिए, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, फाइनेंशियल स्पेस को लेकर, तो अब सबसे अहम सवाल यही है सबके मन में कि अब रिटेल निवेशकों को इस सेक्टर में क्या करना चाहिए? एफपीआई की ओर से बिकवाली हो रही है, आप कह रहे हैं कि आज भी जो फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स है उसने ऑल टाइम हाई छुआ है। तो इस पूरे सिनेरियो में जो बन रहा है, सरकारी बैंकों में भी और निजी बैंकों में, अब क्या खरीदारी करने का सही समय है? क्योंकि चुनाव का नतीजा भी हमारे सामने आने वाला है, 4 जून को नतीजे भी आने वाले हैं। क्या उसका वेट कर लें या अभी से ही खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए संदीप जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके द्वारा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल सेक्टर की यदि आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम पे है फिलहाल अभी कंपेयर टू अदर मार्केट। और यदि हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज भी हम थोड़े से अभी ज्यादा हैं कंपेरेटिवली। तो अब बात आती है फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ बने रहने की। मैं चाहूंगा कि यदि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं तो ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, उनके उनके साथ आप जा सकते हैं। बट जैसे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आरईसी की बात करें, आप पीएफसी की बात करें, आप और किसी कंपनी की, बजाज फाइनेंस की बात करें, आप
तो इन सभी के साथ आप आंख बंद करके नहीं जा सकते। आपको वैल्यूएशन भी चेक करने पड़ेंगे कि किन कंपनी के वैल्यूएशन फेयर हैं, आप उन्हीं के साथ जा सकते हैं। टेक्निकली यदि हम बात करें, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये काफी अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं करंट मार्केट रेट पे, जिनको कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट यदि फंडामेंटली यदि आप बात करें तो डेफिनेटली इनके जो वैल्यूएशन हैं अभी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हैं। तो ये अभी राइट टाइम बाइंग करने का इन कंपनीज में नहीं हो सकता। बट हाँ, डेफिनेटली जिनका इन्वेस्टमेंट मार्केट में ऑलरेडी है, वो एक कॉशियस अप्रोच के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपने सर एनबीएफसीज की बात तो करी, बजाज फाइनेंस है, आरईसी है, पीएफसी जहां पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन बैंकिंग स्पेस में, पीएसयू स्पेस में भी, यानी कि सरकारी बैंकों में भी और निजी बैंकों में, अगर आप कुछ नाम हमें सजेस्ट कर पाए हमारे दर्शकों को जिनमें फिलहाल खरीदारी की जा सकती है, और क्या ड्यूरेशन और क्या टारगेट लेके चल सकते हैं वो। देखिए, मैं फिलहाल अभी बुलिश बैट लगाना चाहूंगा कैनरा बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ये इलेक्शन आउटकम के बाद, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्काउंटेड है कि सरकार किसकी आनी है, ऑल्दो हम इस चीज पर बहुत ज्यादा खुलकर तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये 4 जून के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, यदि आउटकम उसी फेवर में आते हैं, तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में, विद इन 3 to 4 मंथ, एसबीआई जो है वो 1100 तक के लेवल टच कर सकता है। कैनरा बैंक की हम बात करें तो रिसेंटली हमने स्प्लिट देखा है कंपनी में, और आने वाले टाइम में ये जो कंपनी, ये जो स्टॉक है बैंकिंग का, कैनरा बैंक का, ये 135 से लेके 140 रुपए तक के भाव आने वाले टाइम में टच कर सकता है। प्राइवेट बैंकों की यदि हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि यदि आपका हॉरिजन थोड़ा सा लंबा है तो एचडीएफसी का भी अच्छे रेट पे आपको मिल रहा है। अभी भी ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20 से 25% डाउन पे आपको ट्रेडिंग कर रहा है। तो रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ द व्यू से आप एचडीएफसी में बेट लगा सकते हैं। बट यदि आप ग्रोथ और मोमेंटम टाइप स्टॉक्स देख रहे हैं तो एक्सिस और आईसीआईसीआई में आप पैसा लगा के चल सकते हैं। ठीक है, इनके अगर आप सर टारगेट शेयर कर दे, बस एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, डेफिनेटली। कैनरा बैंक की, जैसे कि मैंने आपको टारगेट बता ही दिया संदीप जी, कि कैनरा बैंक का टारगेट क्या लग रहा है, राइट। और 140 के आसपास तक मुझे कैनरा बैंक का टारगेट आता हुआ नजर आता है। और एसबीआई की हम बात करें तो मेरे को 1050 से 1100 तक के लेवल आने वाले टाइम में नजर आते हैं। वहीं यदि एचडीएफसी हम की बैंक की बात करें तो 1650 से लेकर 1700 तक के लेवल आप थोड़ा सा अपने टाइम होरिजन तो रखो कि ये एक्चुअली क्या है, स्टॉक थोड़ा सा स्लगिश है, लीनियंट है, अभी भी मार्जिन प्रेशर इस स्टॉक में बना हुआ है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ द व्यू से आप इस सेक्टर्स को बाय एंड डिक्लाइन वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कि एक एसआईपी फॉर्म में आप इस शेयर को बाय करके चल सकते हैं। और हायर साइड में आपको 1700 रुपए तक के, 1650 रुपए तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। आप यदि आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मेरे को 1250 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आने वाले 3 महीने में नजर आते हैं। एक्सिस बैंक की यदि हम बात करें तो 1290 रुपए तक के रेट आपको आने वाले 3 से 4 महीनों में नजर आ सकते हैं। परफेक्ट सर, तो एनबीएफसीज की भी बात आपने करी, पीएसयू बैंक्स भी आपने 3 बताए और हमें प्राइवेट बैंक्स भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जो भी मैंने स्टॉक्स आपको डिस्कस किए हैं उन 2 स्टॉक्स में मेरी पर्सनल होल्डिंग है, बाकी किसी स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। कंपनी की स्टॉक होल्डिंग या फिर हमारे क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है। चलिए विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बैंकिंग स्पेस पे खास तौर पे और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विष्णुकांत उपाध्याय जी मास्टर कैपिटल सर्विसेज से, जो बता रहे थे कि एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, आरईसी, पीएफसी, इनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। पीएसयू बैंकों में कैनरा बैंक, बॉब, एसबीआई, अगर मार्केट जैसे एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ही नतीजे आते हैं तो इन शेयरों में आप खरीदारी कर सकते हैं। एसबीआई में 1050 से 1100, कैनरा बैंक में 135 से 140 रुपये तक के टारगेट हैं। एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन पॉइंट से बहुत ही अच्छा है, 1650 से 1700 के टारगेट यहाँ आ सकते हैं। एक्सिस बैंक में 1290 रुपये, और एक्सिस बैंक में अगर आप खरीदारी करते हैं तो 3 से 4 महीने में ही आपको 1250 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो भले ही एफपीआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों की ओर से जो खरीदारी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप एनबीएफसीज और बैंकिंग स्पेस से इन शेयर जो आपको बताए गए हैं इन टारगेट के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा खासा इससे मुनाफा होगा। तो आज की खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।